नमस्कार दोस्तों, सोशनोला एसएसए में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मौर्य वंश से जो प्रश्न आते हैं उसका सार संग्रह लेकर आए हैं। उम्मीदन हमें यहाँ तक पता है कि जब एक बार देख लीजिएगा तो आपको यहाँ से प्रश्न जो हमेशा छूटते हैं वो छूटना बंद हो जाएगा। और इसे बार बार देखिएगा, ये हमेशा एग्जाम में आता है क्योंकि ये बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसका ये सार संग्रह है। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन की संख्या 48 है, टाइम टेकन करेगा। पहला क्वेश्चन ये है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने किया था या किसने निकाला था? तो इसका आंसर जाएगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखो, यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का जो काम किया था किसने किया था? तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पहली बार देख लेते हैं। वैसे चंद्रगुप्त मौर्य को किसको चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत का मुक्तिदाता और प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। ये क्वेश्चन शायद ही आपको मिलेगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि भारत का मुक्तिदाता किसे कहता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है प्रथम साम्राज्य निर्माता। क्वेश्चन पूछते हैं कि मौर्य वंश का जो रीजन था वो कौन सा क्षेत्र था? तो आज जो मगध का जो रीजन है, यानी कि गया वाला रीजन है, गया जहानाबाद पटना का जो रीजन है, ये नवादा का जो रीजन है, उसे मतलब मौर्य वंश का रीजन था। क्लियर है? क्वेश्चन ये पूछेगा कि मौर्य वंश का अगर राजकीय चिन्ह क्या है? तो मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह मयूर। मयूर मतलब मोर। क्लियर? देखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि देखिए, पहले ये पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को पुराणों में क्या कहा गया है, महावंश दीपवंश में कहा क्या क्या कहा गया है, मुद्राक्षस में क्या कहा गया है। तो आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, इसे पुराणों में क्या कहा गया है? और पुराण की बात करेंगे तो पुराणों में शूद्र जाति कहा गया है। महावंश और दीपवंश, ये बौद्ध धर्म का ये दो ग्रंथ था, महावंश और दीपवंश। ये महावंश और दीपवंश में इसे क्षत्रिय कहा गया है। क्या कहा गया है? महावंश दीपवंश में इसे क्षत्रिय कहा गया है। क्लियर है? अगर वही कहेगा कि मुद्राक्षस में क्या कहा गया है, तो मुद्राक्षस में इसे ब्रिसल यानी कि निम्न कुल वाला कहा गया है। अच्छा, बौद्ध ग्रंथ में इसे क्षत्रिय कहा गया है, लेकिन जैन ग्रंथ में क्या कहा गया है? तो जैन ग्रंथ में इसे चरवाहा कहा गया है या फिर मोरपालक का पुत्र कहा गया है। और एक राजपूताना गजेटियर था, उस राजपूताना गजेटियर में से राजपूत कहा गया है। क्लियर है? क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजनैतिक गुरु चाणक्य थे, लेकिन धर्म गुरु की बात करेगा, जो धर्म से संबंधित थे, वो धार्मिक गुरु का नाम था भद्रबाहु। तो इतना जानकारी जो है इनफ है। क्लियर है? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर गद्दी बैठते हैं बिंदुसार, बिंदुसार के बाद फिर अशोक, उसके बाद उनका पुत्र आते हैं। इस तरह से ये चलते रहता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर जो ये बी है, इस बी में जो कहा गया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के बारे में, ये तो आपको गुप्त वंश के शासक है। क्लियर है? लेकिन अगर मौर्य वंश में सबसे कोई शासक अधिक बलशाली शासक हुआ या फिर जिसका प्रभाव सबसे अधिक था, वो था अशोक। क्लियर है? आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में था? क्लियर है? तो जो मेगास्थनीज किसके दरबार में था, इसका आंसर जाएगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही क्या किया था? मगध साम्राज्य का यात्रा वृत्तांत किया था। ठीक है, और पाटलिपुत्र को इसने कहा है पोलीब्रोथा के नाम से संदर्भित किया है। क्लियर है? और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा है? तो 7 भागों में बांटा है। ये सब क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछे रहता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो हमेशा आता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। क्लियर है? और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतना हम लोग ऑलरेडी जान गए कि भारत का मुक्तिदाता, प्रथम साम्राज्य निर्माता, जैन ग्रंथ में से चरवाहा का पुत्र या फिर मोरपालक का पुत्र कहा गया। महावंश दीपवंश जो बौद्ध धर्म का पुस्तक था, ग्रंथ था, उसमें से क्षत्रिय कहा गया। क्लियर है? ठीक है, अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चाणक्य बोला है कि चाणक्य को निम्न से जाना जाता था। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त हो या फिर कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य दोनों नाम से जाना जाता है किसको? चाणक्य को। क्लियर है? ये क्या थे? चाणक्य क्या थे? तो राजनैतिक गुरु थे। किसके? राजनैतिक गुरु थे, पोलिटिकल जो गुरु थे इनके चंद्रगुप्त मौर्य के। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? इसमें हो जाएगा आपको कोलंबस कहाँ आया था? तो कोलंबस आपको पहुंचा था आपको लैटिन अमेरिका कहाँ है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत नहीं आया था, तो कोलंबस।
देखिए कोलंबस तो भारत की खोज के लिए निकला था। किसकी खोज के लिए निकला था? ये भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन भारत की खोज न करके किसका खोज कर दिया है? अमेरिका का। तो क्वेश्चन पूछता है कि अमेरिका में किस रीजन का? तो अमेरिका में हो जाएगा आपको लैटिन अमेरिका का। क्लियर है? भारत, अगर भारत को जाने वाला था, भारत की खोज किया था, तो आपको हो जाएगा वास्को डी गामा। और भारत में जो वास्को डी गामा आया था 1498 में आया था। ठीक है। और कोलंबस कहेगा तो कोलंबस किया था 1400 आपको 92 में। क्लियर है? 1492 में। और ये हो जाएगा वास्को डी गामा 1498 में। ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि जब भारत आया था वास्को डी गामा, तो इसका स्वागत किसने किया था? जमोरी ने किया था। क्वेश्चन ये पूछता है कि वास्को डी गामा भारत आया तो किस रास्ते से आया था? तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आया था। क्वेश्चन ये पूछता है कि वास्को डी गामा भारत आया था तो भारत आने के लिए उसे रास्ता कौन दिखाया था? तो अब्दुल मजीद ने दिखाया था। ठीक है। और किसने स्वागत किया था? जमोरी ने किया था। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि प्राचीन काल में, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन थे? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन थे? तो इसका आंसर जाएगा आपको खारवेल। खारवेल कौन थे? ये कलिंग का महान शासक थे। ठीक है। इसमें अगर अजातशत्रु कहेगा तो हो जाएगा आपको हरिहर वंश से हो जाएगा, बिंदुसार कहेगा तब हो जाएगा मौर्य वंश से हो जाएगा। ठीक है। और इस तरह से चलिए काम खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? ये मेगास्थनीज के द्वारा वो कौन सा बुक था? जिस बुक के बारे में चर्चा कर रहा है वो बुक कौन था, जिससे क्या हुआ? मौर्यकालीन इतिहास के बारे में क्या हुआ? पता चला है। वो ग्रंथ का नाम बताना है। क्लियर है? उस ग्रंथ का नाम हो जाएगा आपको, उसका हो जाएगा आपको इंडिका। ठीक है। वो हो जाएगा आपको इंडिका हो जाएगा। इसका आंसर जाएगा एप्पल। थोड़ा सा इसे और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों को दिखने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। चलिए, तो इसका आंसर जाएगा आपको क्या हो जाएगा? इसका आंसर इंडिका हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या है? हाँ, क्वेश्चन ये बताना चाह रहे थे कि इंडिका में ही किसके बारे में चर्चा किया गया है? पाटलिपुत्र के बारे में चर्चा किया गया है, भारतीय समाज के बारे में चर्चा किया गया है, उसे कितने भागों में बांटा गया है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी किसने? वो कौन सा व्यक्ति था जो आपको चंद्रगुप्त मौर्य का क्या किया था? सहायता किया था। इसका आंसर जगह आपको चाणक्य ने। चाणक्य ने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किया था। चलिए, चाणक्य के बारे में तो ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है। वैसे देखिए, क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हम बता देते हैं कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य के और चाणक्य के बीच में जो मिलान, जो भेंट हुआ था, तो वो किस अवस्था में मिले थे और कहाँ मिले थे? तो देखिए, वैसे बचपन में जब पाटलिपुत्रा में जब पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर रहे थे? एक राजकिलम, क्या नाम था उसका? राजकिलम नाम करके एक खेल हुआ करता था। उस खेल को खेलते थे कौन? पाटलिपुत्रा में राजकिलम खेल को खेलते हुए चंद्रगुप्त मौर्य को किसने देखा था? चाणक्य ने देखा। किसने देखा? चाणक्य ने देखा था। तो वो राजकिलम खेल को खेलते हुए चाणक्य ने देख करके उनको मतलब ये नजर गया कि व्यक्ति जो है काफ़ी लड़का जो है प्रभावशील लड़का है। ठीक है, ये कुछ बेहतर कर सकता है। तो राजकिलम नाम के खेल को खेलते हुए पाटलिपुत्रा में चाणक्य ने किसको देखा था? चंद्रगुप्त मौर्य को देखा था। क्लियर है? अब आगे देखिए, क्वेश्चन ये पूछता है हमेशा प्राचीन भारत का, क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? तो हमारे जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया था कि अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था और दक्षिण भारत के स्वर्ण बेलगोला में अपने प्राण का कर दिए, त्याग किए थे। क्वेश्चन ये पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो प्राण का त्याग किए थे वो किस विधि से किए थे? जैन धर्म का वह कौन सा प्रोसेस है जिसमें लोग अपने प्राण को त्याग करते हैं? तो उस विधि का नाम है संलेखन। ठीक है, संलेखना प्रोसेस से क्या किए थे? उसको अपने प्राण को त्यागे थे। संलेखना होता क्या है? इसमें जो व्यक्ति होता है जो जैन धर्म को मानता है, वो जैन धर्म को मानने वाला व्यक्ति करता है अपने शरीर को बिना अन्न जल दिए हुए कष्ट पहुंचाता है और कष्ट देकर के क्या करता है? अपने आप को डेथ कर लेता है। क्लियर? ये इसका आंसर जाएगा आपको एप्पल। चलिए, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 9 बोल रहा है कि अर्थशास्त्र लिखा था किसने? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? इसका आंसर जाएगा आपको
हो जाएगा आपको कौटिल्य ने। किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। देखिए क्वेश्चन ये पूछता है कि अर्थशास्त्र में किसके बारे में व्याख्या किया गया है? तो अर्थशास्त्र में जो राजनीतिक अर्थशास्त्र मतलब ये नहीं कि इकोनॉमिक्स से हो गया, नहीं। अर्थशास्त्र मतलब ये है कि वहाँ उस समय जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो राजनीतिक प्रभाव था, राजनीतिक नियम कानून थे, उसके बारे में क्या किया गया है? ये उसके बारे में उल्लेख किया गया है। किसने किया है? तो कौटिल्य ने किया था। किसके साम्राज्य के बारे में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में। क्लियर ना? किसके बारे में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में किसने किया है? तो कौटिल्य ने किया है। किस पुस्तक में? तो अर्थशास्त्र में। चलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ध्यान देना इसको। क्वेश्चन नंबर यहाँ आ गया आपको 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका उत्तराधिकारी हो जाएंगे आपको कुणाल हो जाएंगे। अशोक का उत्तराधिकारी कौन हो जाएंगे? आपको कुणाल हो जाएंगे। क्लियर है? और अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो अशोक उत्तराधिकारी थे किसके? बिंदुसार के। अगर अशोक किसका उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के, लेकिन कुणाल जो होगा अशोक के उत्तराधिकारी बनता है। क्लियर है? क्वेश्चन पूछता है कि जब बिंदुसार शासन कर रहे थे उस समय अशोक सबसे पहले कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? तो उज्जैन में थे। लेकिन जब तक्षशिला में जो विद्रोह स्टार्ट हो जाता है तो तक्षशिला का विरोध दबाने की वजह से इनकी योग्यता का क्या होता है? सिद्ध होता है कि बिंदुसार जो है, ठीक है, अशोक की योग्यता को जांचने के लिए उन्हें कहाँ भेजते हैं? तक्षशिला भेजते हैं। कहाँ से? उज्जैन से। ठीक है, तक्षशिला जाने से पहले वो कहाँ थे? उज्जैन में गवर्नर थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही हैं? चलिए यहाँ क्या है आपको दिया हुआ है, देखिए अशोक घोष दरबारी दिया है और शासक दिया था। कौन सा दरबारी किससे संबंधित हैं ये पूछ रहा है। तो 11 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर जाएगा आपको बाणभट्ट। जो बाणभट्ट थे किसके समय में थे? तो ये बाणभट्ट हो जाएंगे आपको हर्षवर्धन के समय में। किस समय में हो जाए? हर्षवर्धन के समय में। ठीक है, चलिए कालिदास की बात कहेगा तो ये हो जाएगा विक्रमादित्य, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। कालिदास कहेगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। हरिसेन कहेगा तो समुद्रगुप्त समय में। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो हो जाएगा आपको जेम्स प्रिसेप ने। अभिलेख को पढ़ने की बात हुआ तो जेम्स प्रिसेप ने क्या किया था? सबसे पहले पढ़ा था। लेकिन वही कहेगा कि सबसे पहले किसने खोया था? ये आपको 1837 में क्या किए थे? आपको ये खोए थे, लेकिन पढ़े थे। लेकिन खोजने की बात कहेगा तो 1750 ईस्वी में किसने खोजा था? तो जगह वो टी पैंथलर ने। किसने? टी पैंथलर ने क्या किया था? उसको खोजा था। किसको? तो खोजा था आपको अशोक के अभिलेख के बारे में। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 बोल रहा है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ठीक है, मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा था उस मुद्रा के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर है? तो देखिए उसमें जो सोने की सिक्का होता था उस सोने के सिक्का का नाम क्या था? आपका पण था। क्या था? पण। तो 13 के आंसर जाएगा आपको एप्पल। चलिए, और एक और था जिसका नाम था कसारपण। ठीक है, जो मिक्सअप होता था किसका? चांदी के और चांदी का होता था कसारपण। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? ये क्वेश्चन बोल दिया आपको उत्तर पश्चिम में। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर बोल रहा है उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? तो इसका आंसर जाएगा 14 के आंसर जाएगा आपको डॉ, यानी कि आपको हो जाएगा हिंदुकुश पर्वतमाला तक। तो उत्तर पश्चिम में कहेगा तो हिंदुकुश पर्वतमाला तक। ठीक है, अगर वही क्वेश्चन पूछ देगा कि पूर्व रीजन में, अगर पूर्वी रीजन में कहेगा, जिसको पूर्वी कुश में प्राचीन रीजन बोलते थे, तो पूर्वी रीजन में कहेगा तो पाटलिपुत्रा हो जाएगा। अवंती में कह देगा तो उज्जैन हो जाएगा। अगर दक्षिण पथ में कह देगा यानी दक्षिणी भाग में कहेगा तो दक्षिणी भाग में हो जाएगा आपको स्वर्णागिरी, जो कहाँ तक है? स्वर्णागिरी है आपको कर्नाटक में। अगर उत्तरा पथ की बात कह देगा तो हो जाएगा तक्षशिला में। क्लियर है? अगर कलिंग रीजन में कहेगा तो तोसली तक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको मतलब ये उनका सीमा का विस्तार था।
क्लियर है। लेकिन बोल बोल देगा उत्तर पश्चिम कहेगा तो हो जाएगा आपको हिंदूकुश पर्वतमाला तक, ठीक है। और हमेशा पूछता है उत्तरापथ दक्षिणापथ, उत्तरापथ कहेगा तो तक्षशिला तक, दक्षिणा उत्तर में तक्षशिला तक, दक्षिण में कहेगा तो स्वर्णगिरी तक, पूर्व में कहेगा तो पाटलिपुत्र तक, अवंती में कहेगा तो मतलब पश्चिम में होगा तो अवंती तक हो जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य राज्य के संस्थापक आपको हो जाएंगे आपको चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि मौर्य वंश से पहले जो शासन किया था मगध पे वो कौन सा शासन वंश था। तो हो जाएगा आपको नंद वंश हो जाएगा ना, नंद वंश। नंद वंश को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करते हैं, गद्दी पर बैठने का काम करते हैं। क्लियर है। अब आगे देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। ये बोल रहा है ये क्वेश्चन कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। देखिए शुरुआत की जो राजधानी होती थी वो राजगीर में थी, लेकिन बाद में जो राजधानी जो बन जाती है वो कहाँ बन जाती है आपको पाटलिपुत्रा में बनता है। कहाँ होता है, पाटलिपुत्रा में, ठीक है। वैसे पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था। अगर पाटलिपुत्र की स्थापना के बारे में बोल देगा तो किसने किया था, हो जाएंगे आपको उदयन। उदयन कौन किया था, उदयन। वो किस वंश के साथ थे, हर एक वंश के। लेकिन पूछता पूछता अगर पाटलिपुत्र को पटना के नाम से किसने बसाया था, हमारे ससराम के रहने वाले सिरसा ने। क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक के शिलालेख की लिपि क्या थी। अशोक की शिलालेख की लिपि के बारे में बोल रहा है। तो अशोक के शिलालेख की लिपि के बारे में बोल रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ब्राह्मी। अशोक के शिलालेख की लिपि से हो जाएगा आपको ब्राह्मी। और क्वेश्चन पूछता है कि ब्राह्मी को कैसे लिखा जाता है। तो ब्राह्मी को बाएं से दाएं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, ब्राह्मी को इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, इधर जाते हैं, यानी बाएं से दाएं लिखते हैं। और वही बोल देगा कि देवनागरी क्या बोलते हैं, खरोष्टी को कैसे लिखा जाता था, तो दाएं से इधर से लेकर के इधर लाते थे, यानी कि दाएं से बाएं हो जाएगा। क्लियर है। चलिए गुरुमुख, हम लोग जो हिंदी लिखते हैं वो देवनागरी में लिखते हैं। फिर आपको जो पंजाबी लिखा जाता है गुरुमुखी में लिखा जाता है। क्लियर है। और शायद एक शारदा लिपि भी होता है, जो वो नेपाली होता है, कंफर्म थोड़ा याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो नेपाली जो होता है वो शायद शारदा लिपि होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 18 बोल रहे हैं यहाँ से कि यूनानी दूत डाइमेकस किसके दरबार में भारत आया था। यूनानी दूत जो थे डाइमेकस किसके दरबार में भारत आया था। तो इसका आंसर जाएगा आपको बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, डाइमेकस आया था। वैसे आपको बिंदुसार जो शासन किए थे 298 से लेकर के 273 बीसी तक। कब तक, 298 से 273 बीसी तक, ठीक है। यह इनके बारे में ये कहा जाता है बिंदुसार के बारे में कि ये योग्य पिता का योग्य पुत्र थे। क्या कहा जाता है कि ये योग्य पिता का योग्य पुत्र थे। क्लियर है। बिंदुसार को वैसे उनका लोकप्रिय नाम क्या है, बिंदुसार का वैसे लोकप्रिय नाम इनका है अमित्रघात। किस नाम से, अमित्रघात के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका लोकप्रिय नाम जो है अमित्रघात है। जिसका अर्थ क्या होता है, तो शत्रुओं का संहार करने वाला। क्या अर्थ होता है, शत्रुओं का संहार करने वाला। देखिए इनके बारे में, किसके बारे में, बिंदुसार के बारे में एक तिब्बती इतिहासकार थे, इनका नाम था लामा तारानाथ। उनके अनुसार बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था। कितने राज्यों का, 16 राज्यों का विजेता था। और इनके दरबार में चाणक्य रहते थे, राधा गुप्त रहते थे, खट्टालक जैसे विद्वान रहते थे। कौन कौन, चाणक्य, राधा गुप्त और खट्टालक जैसे विद्वान आते थे। क्लियर है। देखिए एक और यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है कि बिंदुसार ने यूनानी ग्रीक एक सीरिया के राजा थे जिसका नाम था एंटियोकस। तो एंटियोकस से क्या क्या मंगाया था ये पूछता है। मतलब मीठा मदिरा सूखा अंजीर, एक दार्शनिक भेजने की बात कहा गया था जिसमें से वो मीठा मदिरा सूखा अंजीर भेज दिया था, लेकिन एक दार्शनिक नहीं भेजा था। क्लियर है। बस इतना ही रहते हैं। ऐसे डिटेल्स तो बहुत सारे हैं बट इतना ही रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को देखा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म अपनाया था। तो अशोक ने किस साधु से मतलब प्रभावित हुए थे। तो हो जाएगा इसका आंसर जाएगा आपको उपगुप्त से। किससे, उपगुप्त से। उपगुप्त किस धर्म से संबंधित थे, ये बौद्ध धर्म से थे। ठीक है, किस धर्म से, तो हो जाएगा बौद्ध धर्म से। चलिए आगे बढ़ रहा है।
निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है? निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो ये हो जाएगा आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उस अर्थशास्त्र की जो तुलना होती है, ये बड़ी क्वेश्चन पूछता है भाई साहब, इसको देख लीजिएगा सब लोग, ठीक है, कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी तुलना हो जाती है मैकियावेली के प्रिंस से, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? इस ब्राह्मी लिपि के बारे में बोल रहा है कि किसने स्पष्ट किया था, ठीक है। तो हो जाएगा आपको जेम्स बिशप ने। यही ने सबसे पहले उसको पढ़े थे। कब पढ़े थे? 1837 में। कब पढ़े थे? 1837 में। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन, एक अधिकारी है और मौर्य राजवंश में कर्तव्य दिया है, ठीक है, कि किस किस अधिकारी का क्या क्या कर्तव्य होता था, ठीक है। और यहाँ से बीपीएससी और बीपीएससी दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? तो इसे बढ़िया से देख लेना है, ठीक है। देखिए इसका आंसर जाएगा आपको, देखिए समाहर्ता जो होते थे, समाहर्ता जो होते थे वो क्या होते? संग्राहक होते थे। संहार का काम क्या था कि एक टैक्स को क्या करते थे? संग्रह करते हैं, संग्रह करने का काम करता। देखिए सनिधाता, तो सनिधाता का जो काम था आपको कोषाध्यक्ष या फिर भंडाराध्यक्ष हुआ करते थे। जो पैसा आया उसको क्या कर, उसको मतलब कि कंट्रोल करना है, रखना है, ठीक है। तो कोषाध्यक्ष या फिर भंडाराध्यक्ष कहे तो सनिधाता, समाहर्ता संग्राहक, सनिधाता कोषाध्यक्ष, ठीक है। समाहर्ता छोटा है तो संग्राहक हो जाएगा। देखिए कन्फ्यूजन इसी में दोनों में होता है, समाहर्ता में और सनिधाता में। तो समाहर्ता कहेगा तो छोटा है तो संग्राहक हो जाएगा। सनिधाता बोले बड़ा बढ़ा दिया तो कोषाध्यक्ष या भंडाराध्यक्ष। क्लियर है? अब आगे देखिए, अब यहाँ बोल रहा है नागरिक, ये बोल रहा है नागरिक के बारे में, ठीक है। रुकिए, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा कुछ कारणवश से डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, लेकिन आगे हम देख रहे हैं, कैरी करते हैं। हाँ ये हो गया आपको कि समाहर्ता कहेगा तो हो जाएगा आपको संग्राहक हो जाएगा, संधाता कहेगा तो कोषाध्यक्ष हो जाएगा। कैसे याद करने के लिए बोल रहे थे हम लोग? क्लियर? देखते हैं नागरिक। जो नागरिक होता था, नागरिक का जो काम है, नागरिक जो होगा आपको नगर मजिस्ट्रेट, और अच्छा पटली कहेगा तो केंद्रीय लेखाधिकारी, ठीक है। अच्छा पटली कहेगा तो हो जाएगा केंद्रीय लेखाधिकारी, और नागरिक कहेगा तो हो जाएगा आपको मजिस्ट्रेट। अगर संविधाता कहेगा तो हो जाएगा आपको कोषाध्यक्ष, बड़ा था तो हो जाएगा। समाहर्ता का छोटा हो जाएगा संग्राहक हो जाएगा। समाहर्ता इसमें र का मतलब ये मेल लिखा रहा है, समाहर्ता का संग्राहक का र रखा। लेकिन हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है संग्राहक का संविधाता का, डायरेक्ट पूछ लेता है। मौर्य काल में समाहर्ता का क्या मतलब कार्य था, संविधाता का क्या कार्य था, ये सब पूछता है हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो ये सब लोगों को पता है कि हमारे प्रिय अशोक जी ने किए थे। किसका? श्रीनगर की स्थापना किए थे, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोग ये जीटी रोड का निर्माण किए थे तो हमारे अशोक जी ने ही किए थे, सम्राट अशोक ने किए थे। और क्वेश्चन पूछता है कि इसका फिर मध्य, ये तो प्राचीन काल हो गया, मध्यकाल में किसने किया था? तो मध्यकाल में शेरशाह ने इसका क्या किया था? मरम्मत किया कराए थे, ठीक है। और वही कहेगा था कि गवर्नर जनरल के समय में किसने किया था? तो ऑकलैंड ने किया था। किसने किया था? ऑकलैंड ने। जॉन ऑकलैंड था वो क्या किया था? उसका मरम्मत कराया था। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरापथ, जैसे अभी हम लोग देखे थे, सुमेल करना इसमें, ठीक है। तो उत्तरापथ कहेगा तो उत्तरापथ क्या हो जाएगा? आपको तक्षशिला हो जाएगा। दक्षिणापथ कहेगा तो स्वर्णगिरी हो जाएगा। ये सब राज्य थे, जो राज्य थे ना, मुख्य तो 4 राज्य थे लेकिन वैसे 6 राज्यों में बटा हुआ था। तो मुख्य देखिए, जो मुख्य 4 राज्य थे वो कौन कौन थे? उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र और प्राची रीजन। तो प्राची का हो जाएगा आपको पाटलिपुत्रा हो जाएगा, जो इसको पूर्वी रीजन बोला गया। अवंती का हो जाएगा उज्जैन हो जाएगा। दक्षिणापथ कहेगा तो स्वर्णगिरी हो जाएगा, और उत्तरापथ कहेगा तो वो तक्षशिला हो जाता है। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 25 कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो 25 का आंसर जाएगा आपको अर्थशास्त्र में। अर्थ शूद्रों के लिए भी क्या कहा गया है? आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। वैसे आर्य का जो आर्य जो मैंने ऐसे आज माना जाता था कि आर्य जो राजपूतों के लिए होता था, लेकिन अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए भी आर्य शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि वैसे चंद्रगुप्त मौर्य को ही क्या माना गया? पुराणों में शूद्र ही कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे इसमें मुद्राक्षस कहेगा तो इसका हो जाएंगे अष्टाध्यायी हो जाएंगे,
मुदासक कहेगा तो उच्चक विशाखदत्त हो जाएंगे, अष्टरेख कहेगा तो पाणिनि हो जाएंगे। ठीक है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है एग्जाम में कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो इसका आंसर जाएगा आपको तक्षशिला में। वैसे जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था उस समय अशोक जो थे वो कहाँ थे? आपको उज्जैन में थे, उज्जैन का गवर्नर थे। मगर विद्रोह को बढ़ते हुए देख करके वैसे अशोक के बड़े भाई को भेजा गया था, लेकिन उनसे नहीं हो पाया, तो बिंदुसार ने अशोक भेजा था। तो वही उज्जैन तक्षशिला में ही अपनी योग्यता को क्या किए? साबित किए। किसने? आपको अशोक ने अपनी योग्यता को साबित कहाँ किए? तक्षशिला में ही किए थे। क्लियर है? आगे क्वेश्चन देखिए, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी है? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम क्या है? देवानाम प्रियदर्शी है। तो देवानाम प्रियदर्शी जो है ये नाम हो जाएगा आपको सम्राट अशोक का। क्लियर है? तो सम्राट अशोक का क्या नाम हो जाएगा? देवानाम प्रियदर्शी हो जाएगा। ठीक है। देखिए वैसे और बता रहे हैं आपको, जो अशोक है तो अशोक का अलग अलग जगहों से अलग अलग सोर्स में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे अगर पुराण देखिएगा तो पुराण में अशोक वर्धन कहा गया है। अगर गिरनार अभिलेख देखिएगा तो गिरनार अभिलेख में अशोक मौर्य कहा गया है। कुछ हमेशा पूछता है अशोक मौर्य किस में कहा गया है? तो गिरनार अभिलेख हो जाएगा। अशोक वर्धन किस में कहा गया है? तो पुराणों में कहा गया है। मगध का राजा किस में कहा गया है? तो भाबरू में कहा गया है। मगध का राजा भाबरू में कहा गया है। और अशोक किस में कहा गया? ये बड़ी पूछता है कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख से मिलता है, किस सोर्स से मिलता है? तो हो जाएगा आपको मास्की, गुर्जरा, उदय गुलाम, नेटूर, ये जो आपको अभिलेख है वहां से प्राप्त हुआ क्या? अशोक का नाम अशोक मिला है। ठीक है, चलिए अशोक का नाम सर्वप्रथम मास्की और गुजरा मिला था। सबसे पहले मिला था मास्की गुजरा में, लेकिन उसके बाद उदय गुलाम और नेटूर में। इसमें से उदय गुलाम और नेटूर कहेगा तो हो जाएगा कहाँ हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपको कर्नाटक में हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 बोल रहा है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये हमेशा पूछता है कि कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है वो कितने अधिकरणों में विभक्त था? तो आपको आंसर जाएगा इसका 15 अधिकरणों में। कितने अधिकरणों में विभक्त था? तो 15 अधिकरणों में विभक्त था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें कोटि जो दिया गया है कोटि, इसको कूट को मिलान करना है। ठीक है, इसमें बोल रहा है शिलालेख 2, शिलालेख 5, शिलालेख 8 है और शिलालेख 9 है। और किसके बारे में क्या कहा गया है इसके बारे में यहाँ पर देखना है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा हमें, तब पता चलेगा कि ये किसमें किसमें। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ देखिए, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। ठीक है, 29 है। 29 में बोल रहा है इसका आंसर। देखिए शिलालेख 2 में जो शिलालेख 2 है, ये शिलालेख 2 में किसके बारे में उल्लेख किया गया है? तो शिलालेख 2 में आपको पुरुषों, शिलालेख 2 का संबंध किससे हो जाएगा? आपको 4 से हो जाएगा। पुरुषों तथा पशुओं के कल्याण हेतु किए गए कुछ उपाय से है। वैसे शिलालेख 2 का जो उल्लेख किया गया है उसमें क्या कहा गया कि पुरुषों तथा पशुओं के कल्याण हेतु किए गए कुछ उपाय हैं। क्लियर है? फिर बोल रहा है कि शिलालेख 5 में किसका उल्लेख किया गया है? शिलालेख 5 में, तो शिलालेख 5 में जो है आपको उल्लेख किया गया है आपको धर्म महामात्रों का। ठीक है, महामात्र 5। ठीक है, कैसे याद करेंगे इसको? महामात्र 5। तो शिलालेख 5 में धर्म महामात्र संस्था के उल्लेख किया गया था। धर्म महामात्र 5। ठीक है, 5, शिलालेख 5 में। फिर क्वेश्चन बोलेगा कि आपको शिलालेख 3 में किसका उल्लेख किया गया है? तो शिलालेख 3 में धर्म, यानी शिलालेख 3 में आपको हो जाएगा धर्म यात्रा की पत्ति का आरंभ करता है। धर्म यात्रा की पत्ति का आरंभ करता है किसमें? शिलालेख आपको हो जाएगा 3 में। और शिलालेख 4 जो कह रहा है वो हो जाएगा आपको रूढ़िवादी अनुष्ठान की प्रथा का भर्त्सना करना है। जो रूढ़िवादी अनुष्ठान था, क्योंकि वो किसको अपना लिए थे? बौद्ध धर्म को ना। तो बौद्ध धर्म को अपनाने की वजह से जो हिंदू धर्म में जो धार्मिक रूढ़िवादी अनुष्ठान थे जिससे मतलब दिक्कत था, कर्मकांड पाखंड था, इसको मुक्ति करने के लिए बात कहा गया है। किसमें? तो शिलालेख हो जाएगा आपको 9 में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कि उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। बड़ी क्वेश्चन पूछता है
कि उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कालसी में। ये बहुत से टैक्स नंबर बड़ी पूछता है। इसमें देखिए जितना सारा क्वेश्चन का ये संग्रह है, वही देखिए सार संग्रह है, जितना सारा क्वेश्चंस का ये संग्रह है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दिक्कत, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और दिक्कत हो जाए तो फिर हमको बोलिएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपको, तो उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में, क्लियर है। देवप्रयाग भी कहेगा तो हो जाएगा उत्तराखंड में, केदारनाथ भी उत्तराखंड में, ऋषिकेश भी उत्तराखंड में, क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं। वैसे देवप्रयाग, केदारनाथ, ऋषिकेश ये तो हो जाएगा आपको हमारे हिंदू धर्म के लिए काफ़ी फेमस जगह है ये, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि क्वेश्चन 31 लिखते हैं। 31 बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। सांची का जो ये स्तूप है वो किसने बनवाया था, तो हमारे अशोक जी ने बनवाया था। क्वेश्चन पूछता है कि किस स्तूप का संबंध अब भगवान बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित नहीं है, तो वो सांची का स्तूप था, क्योंकि सांची का स्तूप से कुछ नहीं था, लेकिन अशोक ने उसे बनवाया था। सांची कहाँ है, आपको मध्य प्रदेश में हो जाएगा, क्लियर है। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। 32 बोल रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हो जाएगा आपको बृहद्रथ हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बृहद्रथ हो जाएगा। देखिए बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक, और मगध रीजन में क्षेत्र में अगर कोई सबसे पहले वंश आया था तो उस वंश का नाम भी बृहद्रथ वंश था, ठीक है। जिसके बृहद्रथ संस्थापक थे, उसके उत्तराधिकारी जरासंध हुए थे, जो महाभारत में काफ़ी फेमस हुए थे, तो हो जाएगा आपको बृहद्रथ, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, ठीक है। कलिंग युद्ध के विजय और क्षत्रियों का वर्णन किस अशोक के किस अभिलेख में है, शिलालेख में। ये क्वेश्चन फेमस है, हमेशा पूछता है। हो जाएगा शिलालेख कितना हो जाएगा आपको, 13वें शिलालेख में किसका उल्लेख किया गया है, तब हो जाएगा कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों के वर्णन किया गया है किसमें। देखिए सब लोग जानता है कि कलिंग युद्ध का विजय, ठीक है, शिलालेख 13 में, लेकिन क्षत्रियों का वर्णन का स्पष्ट कह देगा कि क्षत्रियों का वर्णन किस अशोक के किस शिलालेख में हुआ है, तो हो जाएगा आपको शिलालेख हो जाएगा आपको 13 में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था, तो 34 का आंसर जाएगा आपको, 34 का आंसर जाएगा आपको बॉय 305 में, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था, तो 305 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। थोड़ा सा टाइम आंसर देने में लगता है कि थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था, तो 305 ईसा पूर्व में। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहयोग से मगध के सिंहासन पर बैठा, अशोक किसके सहयोग से मौर्य सिंहासन ग्रहण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य के सहयोग से गद्दी पर बैठाया गया था, मगध के सिंहासन बैठाया गया था, लेकिन अशोक को किसके सहयोग से मौर्य सिंहासन पर बैठाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जाएगा आपको, इसका आंसर जाएगा 35 का आंसर जाएगा आपको राधेगुप्त के, ठीक है। ये राधगुप्त के सहयोग से इसे गद्दी पर बैठाने का काम किया। जैसे चंद्रगुप्त के लिए जितना फेमस चाणक्य थे, अशोक के लिए उतने ही फेमस कौन थे, तो आपको हो जाएगा आपको राधेगुप्त थे। ये राधेगुप्त हो जाएगा, यहाँ पर राधगुप्त नहीं हो, राधेगुप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिंदुसार तो उनके पिता ही थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन स्वर्ण बेलगोला में बिताए थे। स्वर्ण बेलगोला में इसलिए गए थे क्योंकि वो जैन धर्म को अपना लिए थे, और जैन धर्म को अपनाने की वजह से वो दक्षिण की ओर चले गए, और दक्षिण की ओर स्वर्ण बेलगोला जो कर्नाटक में है वहाँ पर अपने क्या किए थे, संलग्नता विधि से अपने प्राण का त्याग किए थे, क्लियर है। क्वेश्चन 37 बोल रहा है कि पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है। पाटलिपुत्रा बोल रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा आपको गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है, ठीक है। तो 37 का आंसर जाएगा आपको कैट, गंगा और सोन के संगम पे। वैसे पुनपुन भी वहाँ से गुजरती है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछता है बीपीएससी में कि पुनपुन जो है पटना में कहाँ अगर मिलता है, तो फतुहा के पास मिलता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है कि ये पुनपुन कहाँ मिलती है, तो फतुहा के पास मिलती है, क्लियर है। क्वेश्चन 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था। कागज बनाने की कला को सबसे पहले किसने खोजा था, कब, ईसा पूर्व की 2वीं सदी में। ईसा पूर्व की 2वीं सदी के बारे में बोल रहा है ये, तो आपको चीनियों ने, ठीक है। सबसे पहले चीनियों ने क्या किया था, कागज बनाने की कला को सीखा था, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था।
ये 39 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ढंग से पढ़िएगा तब ये मार पाइएगा क्वेश्चन कि अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, तो 39 के आंसर जगह आपको कुषाण, ये कुषाण के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है। ठीक है, चोल, पांड्य और चेर यहाँ दे दिया है केरल पुत्र, तो वहाँ हो जाएगा चेर। इन तीनों के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, देखिए जिसमें से पांडे क्या पूछता है, एक प्रतीक क्या है कि राज चिन्ह क्या था, तो पांडे वंश का कहेगा तो हो जाएगा आपको मछली हो जाएगा, चिर कहेगा तो धनुष हो जाएगा, चुल कहेगा तो बाघ हो जाएगा। ठीक है, जिसमें चोल काफ़ी फेमस था किसके लिए, नगर पंचायतन के लिए। ठीक है, और किसके लिए, तो हो जाएगा आपको समुद्री के जो अपना यातायात था उसके लिए फेमस था। ठीक है, समुद्री यातायात के लिए। क्वेश्चन 40 बोल रहा है कि बिंदुसार ने किस संप्रदाय को आश्रय दिया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि बिंदुसार ने किस संप्रदाय को आश्रय दिया था, तो इसका आंसर जाएगा आपको आजीवक संप्रदाय को। ठीक ना, किस संप्रदाय को ये के थे, तो हो जाएगा आजीवक संप्रदाय को। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो हो जाएगा आपको मखली गोसाल। कौन हो जाएगा आपको, मखली गोसाल हो जाएगा। ठीक है, आजीवक संप्रदाय। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित है, ये बड़ी पूछता है। वो जगह तक्षशिला, और तक्षशिला कहाँ है अभी वर्तमान में, पाकिस्तान में है। और क्वेश्चन पूछता है कि तक्षशिला का निर्माण किसने किया था, सब लोग जानते हैं कि आपको नालंदा किसने किया था, सब लोग मार देते हैं कुमारगुप्त। अगर वही के विक्रमशिला कह देगा तो सब लोग मार देते हैं धर्मपाल। लेकिन वही क्वेश्चन पूछेगा कि तक्षशिला का निर्माण किसने कराया था, तो बताना पड़ेगा कि राजा तक्षस ने। उनका नाम क्या था, राजा तक्षस ने ही इसका क्या किए थे, निर्माण किए थे। किसका, तक्षशिला का। क्लियर है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर के मगध राज्य पर शासन किया है। मौर्य वंश के तत्काल बाद, ठीक है, तो हम एक ट्रिक बताते हैं, उसको याद करना है, बहुत इजीली याद करना है। उसको बोलते हैं हसीन मसूक सावा। ठीक है, हसीन आदमी यूं ही बोल लेता है हसीना, फेमस वर्ड है, हसीना मान जाएगी। ठीक है, तो हसीना मान जाएगी, जस्ट वैसे ही कर लेना है क्या, हसीन मसूक, हसीन मसूक कर लेना है। हसी से हो जाएगा हसी से हो जाएगा, ह से हो जाएगा वो हरेक हो जाएगा, सी से सुनाग वंश हो जाएगा, न से नंद वंश हो जाएगा, म से मौर्य वंश हो जाएगा, सु से बाद सुंग वंश हो जाएगा। तो फिर मसूक साव याद करें तो सुंग के बाद कर्ण वंश हो जाएगा, सतवाहन हो जाएगा, फिर वकाटक हो जाएगा। ये इससे याद कर सकते हैं क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछता है सीरीज लगाने के लिए कि किसके बाद कौन आया था। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर के मुगल राज्य पर शासन किया था, तो वो हो जाएगा आपको सुंग वंश ने। किसने किया था, सुंग वंश ने। ठीक है, जिसके फेमस है पुष्यमित्र सुंग, और इन्हीं के समय थे पतंजलि, ये सब फेमस क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पे, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद यहाँ पर मौर्य सिंहासन पे कौन बैठा था। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा, आप लोग खुद जान रहे हैं, इसका आंसर जाएगा आपको बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद कहेगा तो हो जाएगा आपको अशोक। कुणाल भी आते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 44 का आंसर जाएगा आपको डी, कौरवाकी ने किया था, सबसे अधिक प्रभावित किया किसको, सम्राट अशोक को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। शिलालेखों का जनक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शिलालेखों का जनक कहा जाता है। इसका आंसर जाएगा आपको हो जाएंगे हमारे प्रिय अशोक जी ने। ठीक है ना, अशोक जी को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है शिलालेखों का जनक। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित में से न्यायालय अस्तित्व में थे। ठीक है, मतलब किस तरह का न्यायालय अस्तित्व में थे उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया है। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा आपको, देखिए क्या था, आपको जगह धर्मस्थीय था, बिल्कुल सही है। क्या था आपको, धर्मस्थीय था और कंटक शोधन था। कौन कौन था, धर्मस्थीय और कंटक शोधन, ये क्या था आपको, ये न्यायालय थे। ठीक है, इसका आंसर जाएगा आपको 2 और 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 47 देखते हैं। 47 और 48 लास्ट क्वेश्चन है, यही बचे हुए हैं। तो 47 क्वेश्चन बोल रहा है कि बोध गया
ठीक है। बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसका आंसर देगा आपको अशोक ने। ठीक है। महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। वहाँ पर बोधि वृक्ष, क्वेश्चन पूछता है बोधि वृक्ष किसने कटवाया था? तो एक शासक का नाम, जिसका नाम था शशांक। ये गौड़ प्रदेश यानी ये बंगाल का शासक था, इसका नाम था शशांक ने कटवाया था। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अभी किस पीढ़ी का ये चल रहा है, जो अभी लगा हुआ है वृक्ष, वो किस पीढ़ी का है? 5वीं या 6वीं पीढ़ी का है, कंफर्म नहीं है, लेकिन 5वीं 6वीं पीढ़ी का है, मतलब ये दोनों में से कोई होगा, या तो 5वीं या 6वीं ये होगा। ठीक है। अशोक के धम्म अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो अशोक के धम्म का मूल संदेश होगा आपको शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान करना है और धार्मिक सहनशीलता रखना है। ठीक है। जब उनका हृदय परिवर्तन होता है तो धर्म का मूल संदेश देते हैं, जिसमें शांति एवं अहिंसा हो जाएगा, बड़ों का सम्मान करना, धार्मिक सहनशीलता, ये सब शामिल हो जाते हैं। ठीक है। तो बस आज का वीडियो इतना ही, और इसे देख लीजिएगा ढंग से, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।